दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद तिवारी जी में। जैसा कि आप सभी को दिखाई पड़ रहा है, करंट अफेयर्स की पहली क्लास आप सभी के सामने है, जिसमें आज आप सभी को 26 अगस्त 2021 से जुड़े हुए करंट अफेयर को बताया जाएगा। इस क्लास में आप सभी को स्टैटिक जीके के विषय में भी बताया जाएगा। आप सभी को इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर प्राप्त हो जाएगी। तो अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो आज ही ज्वाइन कर लीजिए, जिससे आप सभी को हमारे द्वारा जितने भी वीडियो लिए जाते हैं उसकी पीडीएफ आप सभी को प्राप्त होती रहे। तो ये सेशन आप सभी के लिए हर परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज के अपने सेशन की शुरुआत करेंगे। इससे पहले आप सभी को बताना चाहेंगे, अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद तिवारी जी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ साथ अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो वीडियो के अंत में इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। तो हम शुरुआत करेंगे अपने सेशन की। जैसे कि आप सभी को हमने बताया 26 अगस्त 2021 का आज का करंट अफेयर है। पहली क्लास है आप सभी की डेली करंट अफेयर्स की। तो इस करंट अफेयर की क्लास को आप सभी को महत्वपूर्ण रूप से देखना है, क्योंकि इससे जुड़े हुए क्वेश्चन आपकी परीक्षा में निश्चित रूप से पूछे जाएंगे। नीचे आप सभी को 3 लिंक दी गई है। पहली फेसबुक पेज की लिंक है, दूसरा यूट्यूब चैनल का और तीसरा टेलीग्राम चैनल का लिंक है। टेलीग्राम चैनल के लिंक और फेसबुक का पेज के लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो वहाँ से आप सभी हमारे टेलीग्राम चैनल और फेसबुक पेज को फॉलो कर सकते हैं। तो आज के हम सेशन की शुरुआत करेंगे। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है। लिखा गया है, निम्नलिखित में से किसे सहकारिता मंत्रालय के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने हैं। पहला ऑप्शन है अभय कुमार सिंह, दूसरा ऑप्शन है अमित शाह, तीसरा ऑप्शन है अजीत डोभाल, चौथा ऑप्शन है एनके सिंह। आपको बताना है इसका सही आंसर आप सभी का क्या हो जाएगा। किसे सहकारिता मंत्रालय के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। तो आप सभी का सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, तो अभय कुमार सिंह इसका सही आंसर हो जाएगा। आप सभी को अभय कुमार सिंह को मार्क कर लेना है। अब इससे जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर नजर डालते हैं। तो आप सभी को बताना चाहेंगे, अभय कुमार सिंह 2004 बैच कैडर के आईएएस अधिकारी हैं। इन्हें इस पद के लिए 7 वर्ष के संयुक्त कार्यकाल के लिए नियुक्त किया गया है। कार्यवाहक मंत्री इस पद के लिए अमित शाह हैं। और सहकारिता मंत्रालय की अगर बात की जाए तो जुलाई 2021 में इसका गठन किया गया था। तो आप सभी को इससे जुड़े हुए पॉइंट जो आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है आप सभी को बता दिए गए हैं। तो एक बार फिर से, अभय कुमार सिंह 2004 बैच कैडर के आईएएस अधिकारी हैं। इन्हें 7 साल के संयुक्त कार्यकाल के लिए नियुक्त किया गया है। साथ ही साथ इसके कार्यवाहक मंत्री कौन है, तो अमित शाह हैं। सहकारिता मंत्रालय जुलाई 2021 से इसका गठन किया गया है। तो आप सभी को इसे याद कर लेना है। आगे के क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 पर पूछा गया है, EIU द्वारा जारी सुरक्षित शहरों के इंडेक्स 2021 में कौन सा शहर शीर्ष पर है। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने हैं। पहला ऑप्शन है कोपेनहेगन, दूसरा ऑप्शन है टोरंटो, तीसरा ऑप्शन है सिंगापुर और चौथा ऑप्शन है टोक्यो। तो आप सभी को बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। सुरक्षित शहरों के इंडेक्स 2021 में जो EIU द्वारा जारी किया गया है, इसमें कौन पहले स्थान पर है। तो आप सभी का सही आंसर क्या हो जाएगा, कोपेनहेगन हो जाएगा। अब आइए इससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण बिंदुओं पर नजर डाल लेते हैं एक बार। तो आप सभी को यहाँ पर दिखाई पड़ रहा होगा, इस सूची में कोपेनहेगन और डेनमार्क को सबसे सुरक्षित शहर के रूप में चुना गया है। पहला पॉइंट, इसके जारीकर्ता कौन है, तो इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट EIU, जिसका फुल फॉर्म क्या है, तो इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट होता है, इसका जारीकर्ता है। कोपेनहेगन के बाद टोरंटो, सिंगापुर, सिडनी और टोक्यो का स्थान है। तो आप सभी को ये पॉइंट याद कर लेना है, आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ऊपर के 2 पॉइंट आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। ये सूची में कोपेनहेगन और डेनमार्क सबसे सुरक्षित शहर है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है, कोपेनहेगन के बाद टोरंटो, सिंगापुर, सिडनी और टोक्यो का स्थान है। अब भारत की बात करते हैं। तो भारत में नई दिल्ली 56.1 के स्कोर के साथ 48वें स्थान पर है और मुंबई 54.4 के स्कोर के साथ 50वें स्थान पर है। तो आप सभी को याद कर लेना है भारत के विषय में भी कि नई दिल्ली 56.1 के स्कोर के साथ 48वें स्थान पर है और मुंबई 54.4 के स्कोर के साथ 50वें स्थान पर है। बात की जाए यांगून की, तो 39.5 के स्कोर के साथ सबसे कम सुरक्षित शहर के रूप में सबसे नीचे है। तो सबसे नीचे कौन सा शहर है, तो यांगून है। सबसे ऊपर कौन सा है, कोपेनहेगन और डेनमार्क हैं। इसके बाद कौन कौन से शहर है, टोरंटो, सिंगापुर, सिडनी और टोक्यो हो जाएंगे। और भारत के विषय में देखा जाए तो नई दिल्ली 56.1 स्कोर के साथ 48वें स्थान पर और मुंबई 54.4 के स्कोर के साथ 50वें स्थान पर है। तो इससे जुड़े हुए पॉइंट आप सभी को याद हो गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर नजर डालते हैं। आप सभी को तीसरा क्वेश्चन दिखाई पड़ रहा होगा। पूछा गया है, बताइए निम्नलिखित में से कौन से 2 देशों के संयुक्त सैन्य अभ्यास का इंड 21 का 5वां संस्करण आयोजित किया जाएगा।
अब आप सभी के सामने 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है भारत और कजाकिस्तान, दूसरा ऑप्शन है भारत और ईरान, तीसरा ऑप्शन है भारत और तजाकिस्तान, चौथा ऑप्शन है भारत और श्रीलंका। अब आप सभी को बताना है कि किन दो देशों के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास काजिंड 21 का 5वां संस्करण आयोजित किया जाएगा। तो आप सभी का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो भारत और कजाकिस्तान के बीच में ये संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित किया जाएगा, जिसका ये कौन सा संस्करण होगा? तो 5वां संस्करण होगा। अब डेट की बात करें तो आप सभी को यहाँ पर दिखाई पड़ रहा होगा 30 अगस्त से 11 सितंबर 2021 तक इसे आयोजित किया जाना है। यह दोनों देशों का संयुक्त प्रशिक्षण है जो भारत और कजाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देगा। तो जैसा कि हमने आपको बताया है, ये जो संयुक्त सैन्य अभ्यास है भारत और कजाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देगा। अब कजाकिस्तान के विषय में जानकारी दी गई है आप सभी को। राजधानी कजाकिस्तान की क्या है? तो नूर सुल्तान है। यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? तो कासिम जोमार्ट तोकायेव हैं। प्रधानमंत्री असकर मामीन है। तो इससे जुड़े हुए पॉइंट आप सभी को याद कर लेने हैं, आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। तो राजधानी नूर सुल्तान हो जाएगी कजाकिस्तान की, राष्ट्रपति कासिम जोमार्ट तोकायेव हो जाएंगे, प्रधानमंत्री असकर मामीन हो जाएंगे, और इसे 30 अगस्त से 11 सितंबर 2021 तक आयोजित किया जाना प्रस्तावित है। और यह दोनों देशों के बीच संयुक्त प्रशिक्षण है जो भारत और कजाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देगा। तो इससे जुड़े हुए पॉइंट आप सभी को याद हो गए होंगे। आइए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पूछा गया है, बताइए निम्नलिखित में से किसने एड्रेस बुक ए पब्लिशिंग मेमोर इन टाइम ऑफ कोविड नामक पुस्तक का विमोचन किया है? 4 ऑप्शन आप सभी के सामने हैं। कैलाश सत्यार्थी, ऋतु मेनन, चेतन भगत, के.एल. जोराम। आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। किसने इस पुस्तक को, नाम क्या है इस पुस्तक का? तो एड्रेस बुक ए पब्लिशिंग मेमोर इन द टाइम ऑफ कोविड नामक पुस्तक का विमोचन किया है। तो आप सभी का सही आंसर क्या हो जाएगा? जिसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऋतु मेनन इसका सही आंसर हो जाएगा। इनके द्वारा इस पुस्तक का विमोचन किया गया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 5वां क्वेश्चन आप सभी के सामने है। पूछा गया है, बताइए विश्व जल सप्ताह 2021 संस्करण कब से कब सप्ताह का 2021वां संस्करण कब से कब तक आयोजित किया गया है? 4 ऑप्शन आप सभी के सामने हैं। पहला ऑप्शन है यहाँ पर 20 से 24 अगस्त, दूसरा ऑप्शन है 23 से 27 अगस्त, तीसरा ऑप्शन है 22 से 26 अगस्त, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आप सभी का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 23 से 27 अगस्त के बीच विश्व जल सप्ताह का 2021वां संस्करण आयोजित किया जाना प्रस्तावित है। अब इससे जुड़े हुए कुछ पॉइंट आप सभी के सामने हैं। इस संस्करण को पूरी तरह इस बार डिजिटल प्रारूप में आयोजित किया गया है। तो 23 अगस्त से 27 अगस्त के बीच ये संस्करण आयोजित किया जा रहा है, जिसे डिजिटल प्रारूप में आयोजित किया जा रहा है। अब इसे किसके द्वारा वार्षिक रूप से आयोजित किया जाता है? तो स्टॉकहोम इंटरनेशनल वाटर इंस्टीट्यूट द्वारा इसे वार्षिक रूप से आयोजित किया जाता है। तो आप सभी को इसे भी याद कर लेना है। इसकी थीम क्या थी इस बार? तो बिल्डिंग रेजिलियंस फास्टर इसकी थीम थी, जो आप सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। इसे आप सभी को याद कर लेना है। तो आप सभी के पेपर में थीम और दिवस मुख्य रूप से पूछे जाते हैं, तो थीम आप सभी को याद कर लेना है। एक बार फिर से, बिल्डिंग रेजिलियंस फास्टर इसकी थीम थी। इसे पहली बार वर्ष 1991 में बनाया गया था। इसमें 130 से अधिक देश इस बार भाग ले रहे हैं। तो आप सभी के लिए जो भी पॉइंट यहाँ पर लिए गए हैं आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, आप सभी को इसे याद कर लेना है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पूछा गया, बताइए निम्नलिखित में से किस राज्य में वांचुआ महोत्सव 2021 मनाया गया है? 4 ऑप्शन आप सभी के सामने हैं। त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, बिहार और असम। आप सभी का इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? किस राज्य में वांचुआ महोत्सव 2021 मनाया गया है? तो इसका सही आंसर आप सभी का क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा असम। तो असम राज्य में वांचुआ महोत्सव 2021 मनाया गया है। अब इसके विषय में जानकारी लेते हैं कि आखिर वांचुआ महोत्सव होता क्या है, इसे किसके द्वारा मनाया जाता है। तो आगे की स्लाइड में आप सभी को ये सब जानकारियाँ दी गई हैं। तो यह त्यौहार तिवा आदिवासियों द्वारा अपनी अच्छी फसल को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। तो किसके द्वारा? तो ये तिवा आदिवासी हैं जो असम, मेघालय में रहने वाले स्वदेशी समुदाय हैं। साथ ही साथ ये अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर के कुछ हिस्सों में भी पाए जाते हैं। अब तिवा को लालूंग के नाम से भी जाना जाता है। असम में इन्हें क्या किया जाता है? तो असम के भीतर इन्हें अनुसूचित जनजाति की मान्यता प्राप्त है। आप सभी को ये भी याद कर लेना है। अब असम के विषय में कुछ जानकारी दी गई है आप सभी को। असम की राजधानी है दिसपुर। असम के मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा शर्मा।
असम के राज्यपाल हैं जगदीश मुखी। तो इससे जुड़े हुए पॉइंट, असम से जुड़े हुए पॉइंट आप सभी को याद कर लेना है। मुख्य रूप से यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, तो हेमंत बिस्वा शर्मा है, राज्यपाल जगदीश मुखी हैं। और जो भी पॉइंट यहाँ पर दिए गए हैं, वांचुआ महोत्सव किसके द्वारा मनाया जाता है, तो तिवा आदिवासियों द्वारा मनाया जाता है। और इनकी प्रजाति कहाँ पर पाई जाती है, तो ये आदिवासी असम और मेघालय में पाए जाते हैं, साथ ही साथ अरुणाचल और मणिपुर में के कुछ हिस्सों में भी पाए जाते हैं। अब इन्हें लालूंग के नाम से भी जाना जाता है। साथ ही साथ आप सभी को ये भी बताना चाहेंगे कि असम के भीतर इन्हें अनुसूचित जनजाति की मान्यता प्राप्त है। तो इससे जुड़े हुए पॉइंट आप सभी को याद हो गए होंगे। आइए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 7वां क्वेश्चन आप सभी के सामने है, जिसमें पूछा गया है कि किस देश ने भारतीय छात्रों के लिए सर्वाधिक वीज़ा जारी किया है। अब आप सभी के सामने 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है ब्रिटेन, दूसरा ऑप्शन है अमेरिका, तीसरा ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया और चौथा ऑप्शन है कनाडा। आप सभी को बताना है किस देश द्वारा भारतीय छात्रों के लिए सर्वाधिक वीज़ा जारी किया गया है। तो इसका सही आंसर आप सभी का क्या हो जाएगा, तो अमेरिका इसका सही आंसर हो जाएगा। अब आइए इससे जुड़े हुए कुछ पॉइंट पर डालते हैं अमेरिका से जुड़े हुए। तो अमेरिका की बात करते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका की बात करते हैं, तो संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी क्या है, तो वाशिंगटन DC हो जाएगी। यहाँ के राष्ट्रपति कौन है, तो जो बाइडन है। उपराष्ट्रपति कमला हैरिस हैं। यहाँ की मुद्रा क्या है, तो अमेरिकी डॉलर है। यहाँ के संसद के निचले सदन को हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कहा जाता है। ऊपरी सदन को सीनेट के नाम से जाना जाता है। और अगर बात किया जाए संयुक्त राज्य अमेरिका का सबसे बड़ा शहर कौन सा है, तो न्यूयॉर्क हो जाएगा। तो संयुक्त राज्य अमेरिका से जुड़े हुए कुछ पॉइंट आप सभी के सामने थे, जो मुख्य रूप से आपके पेपर में पूछे जाते हैं। आप सभी को ये याद हो गए होंगे। तो राजधानी वाशिंगटन DC है, राष्ट्रपति जो बाइडन है, उपराष्ट्रपति कमला हैरिस है, मुद्रा अमेरिकी डॉलर है, निचले सदन का नाम हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है, ऊपरी सदन का नाम सीनेट है, और सबसे बड़ा शहर कौन सा है, तो न्यूयॉर्क हो जाएगा। अब भारत से जुड़े हुए कुछ तथ्य आप सभी को यहाँ पर दिए गए हैं। राजधानी भारत की नई दिल्ली है। राष्ट्रपति कौन है, तो रामनाथ कोविंद हैं। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। भारतीय मुद्रा का नाम क्या है, तो रुपया है। ऊपरी सदन को, भारतीय ऊपरी सदन को राज्यसभा और निचले सदन को लोकसभा कहा जाता है। तो ये जो पॉइंट आप सभी के सामने दिए गए थे, आपको याद हो गए होंगे। आइए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो 8वां क्वेश्चन आप सभी के सामने है, जिसमें पूछा गया है कि बताइए हाल ही में वेदांता ने किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में प्राकृतिक गैस की खोज की है। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने हैं। पहला ऑप्शन है महाराष्ट्र, दूसरा ऑप्शन है लद्दाख, तीसरा ऑप्शन है गुजरात और चौथा ऑप्शन है मध्य प्रदेश। आप सभी को बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में वेदांता द्वारा प्राकृतिक गैस की खोज की गई है, तो आप सभी का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो गुजरात इसका सही आंसर हो जाएगा। आप सभी को इसे मार्क कर लेना है। अब आइए इससे जुड़े हुए कुछ पॉइंट पर नजर डालते हैं, जो कि गुजरात से जुड़ा हुआ पॉइंट आप सभी के सामने है। गुजरात की राजधानी क्या है, तो गांधीनगर है। मुख्यमंत्री विजय रूपानी है। राज्यपाल आचार्य देवव्रत हैं। सीमावर्ती प्रदेश की बात करें तो गुजरात की सीमा राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से टच करती है। तो इन 3 राज्यों से गुजरात की सीमा टच करती है। आप सभी को इसे याद कर लेना है। सीमावर्ती प्रदेश की बात करें तो पाकिस्तान एकमात्र देश है जिसके साथ गुजरात की सीमा टच करती है। तो आप सभी को ये पॉइंट जो भी दिए गए हैं गुजरात के विषय में याद कर लेना है। आपके पेपर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 9वां क्वेश्चन आप सभी के सामने है, जिसमें पूछा गया है बताइए कौन सी भारतीय कंपनी है जो $100 अरब का MCAP पार करने वाली चौथी भारतीय फर्म बन गई है। बात किसकी की जा रही है, तो भारतीय कंपनी की जा रही है जिसने $100 अरब का MCAP पार कर लिया है और चौथी भारतीय फर्म बन गई है। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने हैं। इन्फोसिस, रिलायंस इंडस्ट्रीज, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज और HDFC बैंक। आप सभी के सामने ये 4 ऑप्शन दिए गए थे। तो इसका सही आंसर आप सभी का क्या हो जाएगा, आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय कंपनी है जिसने $100 अरब का MCAP पार कर लिया है। तो इसका सही आंसर आप सभी का क्या हो जाएगा, तो इन्फोसिस इसका सही आंसर हो जाएगा। तो आइए देख लेते हैं इससे जुड़े हुए कुछ पॉइंट। तो जैसा कि आप सभी को यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है, इससे जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु दिए गए हैं आप सभी को। इससे पहले 3 भारतीय कंपनियां हैं जिसने $100 अरब MCAP पार कर लिया है। उनका नाम क्या क्या है, तो आप सभी को यहाँ पर दिखाई पड़ रहा होगा। सबसे पहले रिलायंस इंडस्ट्रीज है जिसने $140 बिलियन MCAP यहाँ पर $100 बिलियन का MCAP पार कर लिया है। वर्तमान में $140 बिलियन इसकी MCAP है।
टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज की बात करते हैं 115 बिलियन डॉलर है, और HDFC बैंक की बात करते हैं तो 100.1 बिलियन डॉलर है। तो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं ये तीनों जो आपके सामने दिए गए हैं। तो सबसे पहले नंबर पर रिलायंस इंडस्ट्रीज है, दूसरे नंबर पर टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज है, तीसरे पर HDFC बैंक है, और चौथे पर किसका नाम आया है तो इन्फोसिस का नाम आया है। आप सभी को याद कर लेना है, जिसने 100 अरब डॉलर का एमकैप पार कर लिया है। अब इस इन्फोसिस की बात कर लेते हैं तो इन्फोसिस की स्थापना 7 जुलाई 1981 को हुई थी। इसके वर्तमान में CEO कौन है तो सलील पारेख हैं। मुख्यालय इसका कहाँ पर स्थित है तो बेंगलुरु में इसका मुख्यालय स्थित है। तो इन्फोसिस से जुड़े हुए पॉइंट आप सभी को याद हो गए होंगे। इनके CEO सलील पारेख हैं, इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। स्थापना कब हुई थी 7 जुलाई 1981 को इसकी स्थापना हुई थी। और तीनों भारतीय कंपनियों का नाम जो कि पहले, दूसरे और तीसरे नंबर पर हैं, पहला रिलायंस इंडस्ट्रीज है, दूसरा टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज है, और तीसरा HDFC बैंक है, और चौथा इन्फोसिस है। तो आप सभी को ये पॉइंट याद हो गए होंगे। आइए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 10वां क्वेश्चन आप सभी के सामने है। जैसे कि आप सभी को यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है, वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक में भारत का स्थान क्या है। ये जो सूचकांक है जारी किया गया है। अब इसमें पूछा गया है कि भारत का कौन सा स्थान है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने हैं। पहला ऑप्शन है पहला, दूसरा ऑप्शन है दूसरा, तीसरा ऑप्शन है तीसरा, चौथा ऑप्शन है चौथा। अब आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दूसरा स्थान है भारत का इस सूचकांक में। बात किसकी की जा रही है तो वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक की बात की जा रही है। अब इससे जुड़े हुए कुछ पॉइंट आप सभी के सामने बगल दिए गए हैं। यह सूचकांक पूरे यूरोप, अमेरिका और एशिया प्रशांत के 47 देशों का रैंक करता है। तो कुल कितने देशों का तो 47 देशों को रैंक करता है। अब इस सूचकांक में पहले नंबर पर चीन है जो कि इस सूची में बना हुआ है, जबकि अमेरिका का स्थान तीसरा हो गया है। पहले ये दूसरे नंबर पर था, अब भारत दूसरे पर आ गया है, अमेरिका तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। तो आप सभी को याद कर लेना है पहले नंबर पर कौन सा देश है तो पहले पर चीन है। पहले नंबर पर कौन है चीन है। दूसरा कौन सा देश है, दूसरा कौन सा देश है आप सभी का तो दूसरा कौन सा देश हो जाएगा तो भारत है। और तीसरे देश की बात करेंगे, तीसरे नंबर पर कौन है तो अमेरिका है। आप सभी को याद कर लेना है, आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो जो भी सूचकांक या जारी किए जाते हैं इसमें पहली बात तो भारत का स्थान, दूसरा जो पहला और दूसरा जो होता है उनका स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है आपकी परीक्षा के लिए। तो आप सभी को याद कर लेना, इससे जुड़े हुए पॉइंट आप सभी को यहाँ पर याद हो गए होंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पूछा गया है, बताइए टोक्यो पैरालंपिक के उद्घाटन समारोह में भारत के नए ध्वजवाहक कौन होंगे। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने हैं। पहला ऑप्शन है मरियप्पम थंगावेलु, दूसरा नाम है टेकचंद, तीसरा ऑप्शन है साक्षी मलिक, चौथा ऑप्शन है कर्णम मल्लेश्वरी। आपको बताना है टोक्यो पैरालंपिक के उद्घाटन समारोह में भारत के नए ध्वजवाहक कौन होंगे। तो इसका सही आंसर आप सभी का क्या हो जाएगा तो टेकचंद हो जाएगा। अब इससे जुड़े हुए कुछ पॉइंट आप सभी के सामने हैं। इस टोक्यो पैरालंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व 54 पैरा एथलीट के द्वारा किया जाएगा। तो आप सभी को याद कर लेना है कितने पैरा एथलीट हैं तो 54 पैरा एथलीट है जिनके द्वारा इसका भारत का प्रतिनिधित्व किया जाएगा इस टोक्यो पैरालंपिक में। तो इससे जुड़े हुए पॉइंट आप सभी को याद हो गए होंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन आप सभी के सामने है, जिसमें पूछा गया है विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप में महिलाओं की लंबी कूद में किसने भारत के लिए रजत पदक जीता है। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने हैं। पहला ऑप्शन है माजा अस्काग, दूसरा ऑप्शन है शैली सिंह, तीसरा ऑप्शन है सिरिसा बांदला, चौथा ऑप्शन है रानी रामपाल। आपको बताना है किसने विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप में महिलाओं के लिए लंबी कूद में रजत पदक जीता है। इसका सही आंसर आप सभी का क्या हो जाएगा तो इसका सही आंसर आप सभी का हो जाएगा शैली सिंह, जिन्होंने भारत के लिए लंबी कूद में रजत पदक जीता है। अब बात कर लेते हैं किसमें तो विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप में महिलाओं के लिए लंबी कूद में इन्होंने रजत पदक जीता है। नाम क्या है इनका तो शैली सिंह। आप सभी को याद कर लेना है, आपके पेपर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पूछा गया है 13 नंबर क्वेश्चन में, बताइए हाल ही में सैयद शाहिद हकीम का निधन हो गया, वह किस खेल से संबंधित पूर्व कोच थे। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने हैं। फुटबॉल, दूसरा ऑप्शन है हॉकी, तीसरा ऑप्शन है क्रिकेट, चौथा ऑप्शन है टेनिस। आपको बताना है किस खेल से संबंधित पूर्व कोच थे। इनका नाम क्या था तो सैयद शाहिद हकीम था।
तो इसका सही आंसर आप सभी का क्या हो जाएगा, तो फुटबॉल से संबंधित ये पूर्व कोच थे। अब इनके विषय में कुछ जानकारी दी गई है। 82 वर्ष के थे। इनका नाम क्या था, तो सैयद शाहिद हकीम था। इन्हें हकीम खां के हकीम साहब के नाम से भी जाना जाता था, तो हकीम साहब के नाम से ये लोकप्रिय थे। इनकी उम्र कितनी थी, तो 82 वर्ष इनकी उम्र थी। अब नेक्स्ट पॉइंट पर नजर डालते हैं। लिखा गया है, यह दिल्ली में 1982 में आयोजित एशियाई खेलों के दौरान स्वर्गीय पीके बनर्जी के सहायक कोच भी रह चुके हैं। तो ये 2 पॉइंट आप सभी को याद कर लेना है, आपके पेपर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहला तो हकीम साहब के नाम से ये लोकप्रिय थे, दूसरा ये दिल्ली में 1982 में आयोजित किए गए एशियाई खेल के दौरान स्वर्गीय पीके बनर्जी के सहायक कोच भी रह चुके थे। तो इससे जुड़े हुए कुछ पॉइंट आप सभी के सामने थे। आशा करते हैं आप सभी को ये याद हो गया होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन आप सभी के सामने है। पूछा गया है, बताइए किस क्षेत्र से संबंधित ब्रिटिश सीन लॉक का हाल ही में निधन हो गया है। ये ब्रिटिशर थे, नाम इनका क्या था, तो सीन लॉक था। अब ये किस क्षेत्र से संबंधित है। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने हैं। पहला ऑप्शन है हास्य कलाकार, दूसरा ऑप्शन है अभिनेता, तीसरा ऑप्शन है संगीतकार, चौथा ऑप्शन है लेखक। आपको बताना है किस क्षेत्र से संबंधित थे। तो आप सभी का सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, तो हास्य कलाकार इसका सही आंसर हो जाएगा। अब इससे जुड़े हुए कुछ मुख्य बिंदुओं पर नजर डाल लेते हैं। तो वर्ष 2000 में सीन लॉक ने सर्वश्रेष्ठ लाइव स्टैंड अप प्रदर्शन के लिए ब्रिटिश कॉमेडी अवार्ड गोंग जीता था। तो ये अवार्ड था जो गोंग जीता था इन्होंने। अब कब जीता था, तो वर्ष 2000 में जीता था। इनका नाम क्या था, सीन लॉक आप सभी को याद कर लेना है, ये हास्य कलाकार थे। आइए देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। पूछा गया है, बताइए अफगानिस्तान द्वारा भारत के निकासी मिशन को क्या नाम दिया गया है। अब भारत का निकासी मिशन ये क्या है, तो इससे पहले इस क्वेश्चन का आंसर बताएं, इससे पहले आप सभी को बताना चाहेंगे निकासी मिशन आखिर है क्या। तो निकासी मिशन ये ऐसा मिशन है जो अफगानिस्तान में जो भारतीय फंसे हुए हैं उन्हें भारत के विदेश मंत्रालय जो कि प्रमुख कौन है, तो एस जयशंकर हैं। अब इनके द्वारा इस मिशन का नाम दिया गया क्या है, निकासी मिशन है। तो इस मिशन का उद्देश्य आप सभी को पता चल गया होगा। इस मिशन का उद्देश्य क्या था, तो भारत के विदेश मंत्रालय द्वारा युद्धग्रस्त अफगानिस्तान से अपने नागरिकों को अफगानिस्तान से बाहर निकालना था। तो यही निकासी मिशन है। अब ये अफगानिस्तान द्वारा भारत के निकासी मिशन को नाम क्या दिया गया है, यही आप सभी के क्वेश्चन में पूछा गया है। पहला ऑप्शन है ऑपरेशन देवी शक्ति, दूसरा ऑप्शन है ऑपरेशन रहस्य शक्ति, तीसरा ऑप्शन है ऑपरेशन विजय शक्ति और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। अब आपको बताना है इस निकासी मिशन का नाम अफगानिस्तान द्वारा क्या दिया गया है, तो इसका सही आंसर आप सभी का क्या हो जाएगा, तो ऑपरेशन देवी शक्ति इसका सही आंसर हो जाएगा। आप सभी को याद कर लेना है। अब इस मिशन का उद्देश्य क्या था ये भी आप सभी को पता चल गया होगा। अब आइए आप सभी को ये क्वेश्चन दे रखा है, ये आप सभी के लिए क्वेश्चन ऑफ द डे है। आप सभी को इसका आंसर बताना है। नेक्स्ट वीडियो में आप सभी को इसका आंसर बताया जाएगा। तब तक आप सभी को ये क्वेश्चन क्या है पढ़कर हम सुना देते हैं। पूछा गया है, बताइए कर्नाटक सरकार द्वारा श्री बसवा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने हैं। बी सुनील कुमार, दूसरा ऑप्शन है श्री बसवलिगा पट्टा देवरू, तीसरा ऑप्शन है उपर्युक्त दोनों, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। अब आपको बताना है इसका सही आंसर आप सभी का क्या हो जाएगा कि कर्नाटक सरकार द्वारा श्री बसवा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है। तो आप सभी को इसका आंसर हमारे कमेंट बॉक्स में, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में दे देना है, इससे नेक्स्ट वीडियो में आप सभी को इसका आंसर पता चल सके। तो आज के लिए इस सेशन में इतना ही। इस सेशन को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को यहाँ पर 3 लिंक दी गई हैं, एक बार फिर से बताना चाहेंगे। तो ये वीडियो इस वीडियो के जो PDF है आप सभी को हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, इस चैनल का लिंक मिल जाएगा। वहाँ से आप सभी हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, आपको वहाँ पर PDF प्राप्त हो जाएगी। साथ ही साथ आप सभी को ये 3 लिंक दिए गए हैं। अब पहला फेसबुक पेज का लिंक है, अगर आप अभी तक हमारे फेसबुक पेज तक नहीं जुड़े हैं तो इस पर क्लिक करके आप सभी हमारे फेसबुक पेज से जुड़ सकते हैं। साथ साथ अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो इसे भी ज्वाइन कर लीजिए, लिंक के माध्यम से आप सभी को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो आज के सेशन में इतना ही। अब आप सभी को मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। आशा करते हैं आप सभी को ये सेशन पसंद आया होगा। तो आप सभी से विनती है कि अगर ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए। साथ ही साथ हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही साथ इस वीडियो को अन्य लोगों तक शेयर कर दीजिए, जिससे अन्य लोगों को हमारे द्वारा दी गई प्रत्येक जानकारी प्राप्त हो सके। तो आज के सेशन में इतना ही। मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।